हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत साहू, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ D.Ed सेकेंड ईयर का गणित शिक्षण। ठीक है। और आज हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि गणितीय विचार बच्चों में किस प्रकार से विकसित होते हैं। ठीक है। यानी कि सामान्यतः हमारे जीवन में गणित का जो सामना है वो आए दिन होता ही रहता है ना। तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को ये जो गणित है वो बहुत ही पसंद आता है, जिसके कारण वो इसको करने में बहुत मजा लेते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को ये जो गणित है वो पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गणित से दूर होते जाते हैं, है ना। इसलिए वो गणित के नाम सुनते ही डर जाते हैं, है ना। अब देखो, गणित पढ़ाने का महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इसको पढ़ाने से बच्चे में हम यह देख सकते हैं कि उनमें जो गणितीय विचार का जो विकास है वो कैसे होते हैं, है ना। इसी प्रकार से बच्चे इसको पढ़ने के बाद ये बता सकते हैं कि गणित की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। और साथ ही उनमें एक महत्वपूर्ण विकास होता है कि वह अपने दैनिक जीवन में गणितीय विचार को आसानी से विकसित कर सकते हैं और उसमें वो समस्या का समाधान गणितीय रूप से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि गणितीय विचार बच्चों में किस प्रकार से विकसित होते हैं, है ना। तो सामान्यतः जो गणितीय विचार है वो बच्चों में 3 रूपों में विकसित होते हैं। 3 रूपों में वे विकसित होते हैं, यानी कि 3 रूप बोल सकते हो या फिर उसको 3 सोपान बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहला सोपान क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा सोपान क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा सोपान क्या है, सोपानुक्रम संरचनाएं, है ना। तो ये जो तीनों जो सोपान है उन्हीं से बच्चों में गणितीय विचार विकसित होते हैं। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। सामान्यतः जब हम किसी गोले का कल्पना करते हैं या फिर हम जैसे लड्डू को देखते हैं या गेंद को देखते हैं या तरबूज को देखते हैं, ठीक है, तो उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है। सभी का जो आकार है, लड्डू का आकार बोल सकते हैं या गेंद का आकार देख सकते हैं या फिर तरबूज का आकार देख सकते हैं। तीनों का जो आकार है वो क्या होता है, गोल ही होता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक अवधारणा बन जाता है कि इस प्रकार की जो आकृति होती है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हम गोल कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो मन में एक अवधारणा बन जाता है गोले का, कि जब हम कहते हैं कि लड्डू, तो हमारे दिमाग में फट से आ जाता है कि लड्डू मतलब गोल आकार का, उसका आकार क्या होगा, गोल होगा। इसी प्रकार से गेंद को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि गेंद यानी कि गोल आकार का, है ना। अब ये जो गोल आकार का हमारे दिमाग में विकसित हो गया है, तो ये क्या है, लड्डू, गेंद और ये जो तरबूज क्या है, एक मूर्त रूप है, एक ठोस रूप है। ठीक है। मूर्त नहीं क्या होता है, ठोस रूप होता है। ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके। इसी प्रकार से जब हम बच्चों में यह धारणा बना लेते हैं कि गोल यानी लड्डू यानी उसका आकार क्या होगा, गोल होगा, है, या गेंद यानी उसका आकार क्या होगा, गोल होगा। इस प्रकार से हम जो अमूर्त धारणा है, जो मूर्त धारणा है, उसको हम धीरे धीरे अपने दिमाग से दूर करते जाएंगे और हमारे दिमाग में एक उसका अमूर्त रूप बन जाता है। ठीक है। एक अमूर्त रूप बन जाता है कि गोल इस प्रकार से होता है। ठीक। तो ये अलग ही अवधारणा हो गया। अब जैसे ही हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि गोल या गोला इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से उसका गोला का आकार होता है। अब इसी के अंतर्गत हम में एक और अन्य धारणाएं विकसित होती है। क्या धारणाएं विकसित होती है कि वहां पर गोला तो हो गया, गोला तो हम समझ गए, लेकिन उसके साथ साथ गोलम क्या होता है, केंद्र होता है, गोले का केंद्र होता है। ठीक है। गोले के केंद्र होगा, उसके साथ ही उसका क्या होता है, इसका त्रिज्या होता है। ठीक है। गोले में एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ओके। और इसके साथ साथ ही हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल
निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, गोले का केंद्र, गोले की त्रिज्या, एक त्रिभुज, गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, ये सब क्या है, गोले के ही अंतर्गत उसका एक अमूर्त अवधारणा बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मीन्स क्या होता है, एक ठोस वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमूर्त मतलब क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम देखते हैं, यदि मैं कहूं कि टेबल, तो टेबल को आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ब्लैक बोर्ड बोलेंगे तो ये आसानी से आप उसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो ये क्या है, मूर्त रूप है, एक ठोस रूप है ना। लेकिन जैसे ही मैं आपको कहूंगा कि भगवान या राक्षस, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाता है किसी शंकर भगवान का आपका एक रूप आ जाएगा आपके दिमाग में, या राक्षस कहेंगे तो रावण का क्या आएगा, एक रूप आ जाता है। ठीक है, उसके बड़े बड़े सींग है, बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े आंख, इस प्रकार से आपका एक अवधारणा बना रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, अमूर्त रूप है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब क्या होगा, जैसे हम किसी बंद आकृति की बात करते हैं, किसी बंद आकृति की बात करते हैं, तो बंद आकृति कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब वो त्रिभुज भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है ना, चतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक, या इस प्रकार से भी कोई भी आकृति हो सकता है, ऐसा। ये क्या है, एक बंद आकृति है, लेकिन सभी को हम बंद आकृति ही कहेंगे, लेकिन उसके अंतर्गत ये तो एक विशिष्ट उसकी बात हो गया, उसकी एक विशिष्ट उसकी क्वालिटी हो गया कि सभी क्या है, बंद आकृति है। लेकिन यदि हम उसको सामान्य रूप में देखेंगे, सामान्य रूप में आते हैं, तो सामान्य रूप में क्या है, ये जो बंद आकृति है उसको हम त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये जो बंद आकृति है उसको हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। ये जो बंद आकृति है उसको चतुर्भुज कहते हैं, और ये जो बंद आकृति है उसको हम रैंडमली एक क्लोज डायग्राम कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, है ना। तो ये हो गए, इस प्रकार से बच्चों में विशिष्ट से सामान्य की ओर एक अवधारणा बन जाता है। ठीक, अब देखेंगे सोपानुक्रम संरचनाएं। अब बच्चे में जो गणितीय अवधारणा है वो सोपान मतलब क्रमशः उसमें कैसे विकास होगा बच्चों में, वो हम देखेंगे। ठीक, अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि कोई जो संख्या है, कोई जो नंबर है, जिसको मैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक का मैं जैसे उसको लिखता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, इसका जो समुच्चय, इसका जो ग्रुप है, तो क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, प्राकृतिक नंबर कहलाएगा। लेकिन इसी प्राकृतिक नंबर में यदि मैं सामने एक जीरो को ऐड कर देता हूं, जीरो वहां पर मैं जैसे कि लिख देता हूं, तो ये प्राकृतिक संख्या ना होकर कौन सा संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, तो जब हम एक से अनंत तक की संख्या को गिनते हैं, तो वहां पर वो जो नंबर है वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। इसी प्रकार से जब हम उसी समुच्चय में सामने जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो वह होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें धीरे धीरे बच्चों में गणितीय अवधारणा विकसित होती है। और जब मैं यही जो समुच्चय है उसमें सपोज मैं ऋणात्मक नंबर जोड़ देता हूँ, जैसे कि ये 0 हो गया, 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉटेड, यहाँ पर -1 -2 -3, इस प्रकार से यदि मैं एक नंबर को लेता हूँ, तो ये जो नंबर आपको क्या कहलाएगा, ये जो नंबर क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है,
पहला क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ आपका, प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा, उसी संख्या में जब मैं जीरो को जोड़ता हूँ तो वहां पर हमको क्या मिलता है, पूर्ण संख्या मिलता है। अब उसी जीरो के साथ ही मैं उसमें एक ऋणात्मक नंबर भी जोड़ते जाता हूँ, तो वो जो समुच्चय क्या बन जाता है, आपका पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं इसी क्रम में और आगे चलूं, तो जब मैं इन सभी नंबर को परिमेय संख्या के रूप में लिखूं, परिमेय संख्या के रूप में यदि मैं लिखूं बटे में, है ना, परिमेय मतलब बटे में, भिन्न के रूप में वो आता है। इस प्रकार से जो नंबर होता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। इस प्रकार से जो नंबर है, ठीक है, ये जो आपका समुच्चय मिलेगा, ये जो ग्रुप मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम बच्चों में गणितीय अवधारणा को धीरे धीरे करके विकसित करते जाते हैं। ठीक, तो ये होगा उसका सोपानुक्रम संरचनाएं। ओके, अब हम देखते हैं गणित की प्रकृति। गणित तो आप लोग पढ़ते ही हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गणित की प्रकृति कैसी होती है वो देखेंगे, है ना। गणित की प्रकृति कैसे होती है, देखो जैसे कि गणितीय कथन क्या होता है, असंदिग्ध होते हैं। गणितीय जो कथन है वो असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध का मतलब क्या है कि इस प्रकार जो कथन होता है, गणित के रूप में जो कथन होता है, उसमें हम कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें कोई भी संदेह नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम यह कहें कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलता है। ठीक है, हमको पता है कि पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलता है, या जो 15 है उसको 5 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। तो ये जो कथन क्या है, सत्य है, इसमें हम कोई संदेह नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गणितीय कथन है वो क्या होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, उसमें हम संदेह नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो गणितीय कथन है वो सत्य की कसौटी होती है। जो गणित है वो क्या होती है, सत्य की कसौटी होती है। सत्य की कसौटी मतलब क्या है, जैसे कि हम कहें कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। ठीक है, जो मोरनी है वो सितंबर के आसपास अंडे देती है। तो ये कथन हमको पता है कि जो मोर होते हैं वो सितंबर के ही आसपास अंडे देते हैं। तो ये जो कथन क्या है, सत्य है ना। इस पर हम और शोध नहीं कर सकते। ठीक, इसी प्रकार से हम जो भी नंबर सिस्टम देखते हैं, जो अब जैसे हम कहेंगे कि 1 में 2 को जोड़ते हैं तो 3 होगा, तो ये कथन सत्य है। हम ये तो नहीं कर सकते कि 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, ये तो नहीं कर सकते। ये क्या है, असत्य कथन है। ये क्या है, असत्य कथन है, और ये सत्य कथन कहलाएगा। ठीक, तो इसको हम गणित में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, असत्य कथन है। ठीक, तो इस प्रकार से गणित की जो प्रकृति है उसको हम समझ सकते हैं। यानी कि गणित की प्रकृति कैसे हो सकती है, पहला कि जो गणितीय अवधारणा है वो असंदिग्ध होते हैं, और दूसरा क्या है, हम यह कह सकते हैं कि जो गणित की जो कसौटी होती है वो सत्यता पर निर्भर होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं आगे निगमन तर्क। निगमन तर्क, निगमन का अर्थ क्या होता है कि इस स्थिति में इस प्रकार के जो तर्क होता है, जो निगमनिक तर्क रहता है, इसमें हमको परिणाम पहले से मालूम होता है। जो सूत्र है वो हमको पहले से पता होता है ना। इसका जो उपयोग हम लोग सामान्यतः मिडिल स्कूल से लेकर उच्चतर कक्षाओं में इसका उपयोग हम करते हैं ना। तो निगमनिक तर्क हम सामान्यतः देते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि इंसान क्या है, नश्वर है। ठीक है, पहला जो कथन है कि इंसान क्या है, नश्वर होते हैं, नश्वर होते हैं। ठीक है, ये तो परिणामों को मालूम है कि इंसान नश्वर होते हैं, लेकिन वहीं पर यदि मैं कहूं
कि राम नश्वर है, नश्वर है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि राम भी क्या है, इंसान है। तो इस प्रकार से हम निगमन तर्क लगा सकते हैं। तो निगमन का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर हमको जो परिणाम है वो पहले से मालूम होता है ना। इस प्रकार के जो तर्क होते हैं उसमें हमको अलग से और शोध करने की आवश्यकता नहीं होती, हमको और अलग से खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार के तर्क करने के लिए हमको समय की भी अधिक समय हमको नहीं लगता है। ठीक, तो ये हो गया। या यही पे हम यदि निगमन तर्क को और सत्य सिद्ध करना चाहें तो हम उसको इस प्रकार के जो एक सूत्र होता है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n × n + 1/2। ठीक है, अब हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, n के जो मान है उसको हम बदल बदल के देखते रहते हैं। पहले हम n = 1 रखेंगे, फिर n = 2 रखेंगे, फिर n = 3 रखेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में जो दोनों पक्ष है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि n × n + 1/2 क्या है, आपके प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। ठीक, अब आगे आते हैं प्रतीकों का प्रयोग। अब देखो, बच्चों में मूर्त से अमूर्त तक की अवधारणा विकसित हो गया है, विशिष्ट से सामान्य तक की जो अवधारणा वो विकसित हो गया है, उनके प्रत्येक जो सोपान है बच्चों के लिए वो विकसित हो गया। उसके बाद गणित की जो प्रकृति होती है उसको भी वो समझ चुके हैं। फिर निगमन तर्क क्या होता है, उसको कैसे हम तर्क लगाते हैं उसको भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अंत में ये आता है कि प्रतीकों का प्रयोग, गणित तो पढ़ लिए बच्चे, लेकिन प्रतीकों का प्रयोग वो कैसे करेंगे, प्रतीकों का प्रयोग वो कैसे करेंगे, ये मुख्य चीज होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि बच्चे कहाँ पर प्लस चिन्ह प्रयोग करेगा, कहाँ पर माइनस चिन्ह प्रयोग करेगा, कहाँ पर गुणा का चिन्ह प्रयोग करेगा, कहाँ पर भाग का चिन्ह प्रयोग करेगा। या यदि हम कहेंगे कि 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, उसको आप चिन्ह द्वारा बताइएगा। तो बच्चे क्या, जिसको पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये तो पता है लेकिन उसको चिन्ह हमको नहीं पता है मालूम। ठीक है, चिन्ह हम कैसे उसको शो करेंगे वो हमको नहीं पता है। उस स्थिति में 2 > 3 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हमको यह नहीं पता है कि कौन सा चिन्ह कहां पर प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन जब हमको मालूम हो जाता है कि कौन सा चिन्ह को बड़ा कहते हैं और कौन सा चिन्ह को छोटा कहते हैं और कौन सा चिन्ह को हम बराबर कहते हैं, जब ये हमको मालूम हो जाएगा तो उस स्थिति में हम यह आसानी से बता सकते हैं प्रतीकों द्वारा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, मतलब किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग हम कहां पर करेंगे और कैसे करेंगे, उसको हम धीरे धीरे बच्चों में विकास कर सकते हैं। ठीक, फिर अंत में हम देखेंगे गणितीय तरीके से सोचना। अब ये सब चीज बच्चों में विकसित हो चुका है, उसके बाद एक शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को बताए कि आप दैनिक जीवन में गणितीय तरीके से बच्चों को सोचना कैसे सिखाएंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में जो बच्चे हैं वो गणितीय रूप से कैसे सोच सकते हैं, उसमें अवधारणा कैसे आप विकसित करेंगे, ये मुख्य रूप से होता है गणितीय तरीके से सोचना। ठीक है, जब बच्चों में ये सारी अवधारणाएं विकसित हो जाती है तो उनमें, उनके जो मन में या उनके मस्तिष्क में इस प्रकार से एक अवधारणा बन जाता है जिससे वे किसी भी घटनाक्रम को देखकर आसानी से अपने ही तरीकों से वो गणितीय विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वे गणितीय तरीके से सोचना उनमें धीरे धीरे विकास हो जाता है। ठीक, समझ आया यहाँ तक का? ओके, थैंक यू।